नमस्ते। मैं दिलीप मंडल और आपसे आज मैं जाति जनगणना के बारे में बातचीत करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। और ये जो विषय है इस पर टॉक ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि खास करके ऐसे दिन में जिस दिन आज से 30 साल पहले मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, 7 अगस्त 1990 टू बी प्रिसाइज, ऐसे दिन पर इस टॉक को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं सबसे पहले तो आयशा का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ कि इस रेलेवेंट और इस समय जिस टॉपिक की बहुत ज़्यादा चर्चा है नेशनल पब्लिक डिस्कोर्स में, पब्लिक डिबेट में, पब्लिक स्फीयर में जिस बात की बहुत चर्चा है, इस विषय पर आपने ये टॉक आयोजित की है। विषय को अगर मैं देखूं तो ये इसको अगर फ्रेम किया जाए तो दो हिस्से में इसको मोटे तौर पर आप बांट सकते हैं कि जाति जनगणना से कौन डरता है, और इसका दूसरा हिस्सा है कि जाति जनगणना का डर क्यों है, कौन डरता है और क्यों डरता है। ये दो क्वेश्चंस हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। और आप सब लोग जो भी देख रहे हैं, देवेश कुमार महावार, जय भीम साहब, और भी जो लोग देख रहे हैं उन सबका अभिनंदन, और मंडल दिवस के आप सब लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। एक तरह से बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि एक तरह से आज़ादी के बाद के भारत में इतने बड़े सामाजिक समूह को इतनी बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी देने का और कोई इतना सीधा कार्यक्रम कम से कम भारत में तो नहीं हुआ है। तो एक तरह से ये हिस्टोरिकल ओकेज़न है और ऐसे मौके पर ये बातचीत हो रही है। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि जाति जनगणना से कौन डरता है। तो क्योंकि इस समय सरकार बीजेपी की है और इस समय जनगणना करने का जो दायित्व है वो बीजेपी का है, और बीजेपी जनगणना से भाग रही है, जाति जनगणना से, इसलिए हम इस पहले सवाल का जवाब तो बहुत साफ साफ होगा कि जाति जनगणना से बीजेपी डरती है। क्योंकि इस समय कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी इस समय भारत में नहीं है, कोई स्टेट लेवल की पार्टी या कोई नेशनल लेवल की पार्टी जो जाति जनगणना का विरोध कर रही है। जाति जनगणना से इस समय बहुत साफ साफ 2021 का अगर क्वेश्चन है कि 2021 में जाति जनगणना से कौन डर रहा है, तो इस सवाल का बिल्कुल स्पेसिफिक और एकदम सीधा सा जवाब होगा कि जाति जनगणना से बीजेपी डर रही है, आरएसएस डर रहा है, सरकार डर रही है, नरेंद्र मोदी डर रहे हैं, अमित शाह डर रहे हैं। बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब। अब बीजेपी का जो जाति जनगणना से डर है, इसको आप अगर इसकी पूरे जनगणना की हिस्ट्री में अगर आप इसको सिचुएट करेंगे तो आपको कुछ और दिलचस्प आंकड़े मिलेंगे, कुछ और दिलचस्प फैक्ट मिलेंगे। और जाति जनगणना से जो बीजेपी का डर है वो सिर्फ 2021 का डर नहीं है, ये डर थोड़ा पुरानी कहानी है। तो आप लोग अगर दिलचस्पी हो और कोई कमेंट में ये ना कहे कि मुझे कहानी नहीं सुननी है, तो मैं वो कहानी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जाति जनगणना से बीजेपी कब से डर रही है। बल्कि ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, क्यों डर रही है, ये मतलब एक तरह से एक और क्वेश्चन है। लेकिन कौन डर रहा है, बीजेपी डर रही है, कब से डर रही है ये मैं बताता हूँ, और क्यों डर रही है उसके बाद बताता हूँ। तो बीजेपी का जनगणना को लेकर, जाति जनगणना को लेकर डर बहुत पुराना है। बीजेपी अगर आप देखें, मैं इसको अगर 90s में इस क्वेश्चन को वहाँ पर सिचुएट करूँ तो 1990 में जब मंडल कमीशन लागू होता है तो उसी समय राम मंदिर का आंदोलन तेज कर दिया जाता है। ये आप कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, ये राजनीति है। बीजेपी को लगता है कि खास करके ओबीसी के एक हिस्से को राम मंदिर के नाम पर हम अपने साथ ले सकते हैं, और इसलिए बीजेपी उस समय ओबीसी लीडरशिप को आप देखेंगे बहुत तेजी से आगे बढ़ाती है। कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, ये सारी जो लीडरशिप है बीजेपी की उस समय, खास करके स्टेट की लीडरशिप उन्होंने ओबीसी नेताओं को सौंप दी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि बड़ा सोशल ग्रुप है और इसके बगैर बीजेपी का कुछ होना जाना नहीं है। तो 1991 वो साल है जिस साल जाति जनगणना भारत में पहली बार होनी चाहिए। थोड़ा सा और इतिहास में पहले जाते हैं, 3-4 मिनट में मैं आपको जनगणना की एक ब्रीफ हिस्ट्री देता हूँ, जिसमें से ज़्यादातर आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी एक क्योंकि कुछ लोगों को अगर नहीं मालूम है
तो उनके लिए मैं बता दूं कि भारत में जो सेंसस है, सेंसस ऑपरेशंस, ये शुरू होता है 1864-65 के आसपास, और ये 1872 में पहली जनगणना पूरी होती है, लंबे समय तक चलती है। इसको एक तरह से डिकेडल सेंसस नहीं कहते क्योंकि सेंसस ऑपरेशन जो है वो बहुत सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए और स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए। तो ये जनगणना एक धुंधली सी जनगणना है, लेकिन फिर भी ये जनगणना तो है ही। 1881 1881 ये पहला डिकेडल सेंसस है भारत का, और उसके बाद से हर 10 साल पे भारत में जनगणना हुई है। सिर्फ एक जनगणना का आंकड़ा हमारे पास नहीं है, वो 1941 का सेंसस, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था और उसको उस समय की सरकार ने उसको टेबुलेट करना जरूरी नहीं समझा, संभव नहीं था, वो मैन पावर इसमें नहीं लगाना चाह रहे थे। तो 1941 के अलावा 1881 के बाद से हर सेंसस की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, लाइब्रेरीज में है। आप JNU से लेकर DU की लाइब्रेरीज में कई जगह पर मौजूद है ये, कई जगह तो वेबसाइट्स वगैरह पर भी हैं। थॉमस पिकेटी ने 31 का सेंसस जैसे कि अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। थॉमस पिकेटी आप जानते हैं, फ्रांस के इकोनॉमिस्ट हैं। तो जो जनगणना हुई, पहली जनगणना में 17 क्वेश्चन थे और उसमें कास्ट का क्वेश्चन था, रिलीजन का क्वेश्चन था, लैंग्वेज का क्वेश्चन था, एजुकेशन का क्वेश्चन था, कच्चा पक्का मकान का क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन थे, 17 क्वेश्चन थे। उसका जनगणना में क्वेश्चन अगली जनगणना में थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज फिर भी रहता है। बाद में फिर जनगणना के क्वेश्चन बढ़ने लगते हैं सेंसस में, और वो नंबर्स आगे चलकर आपको 42-43 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो 1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, ये सारे सेंसस में कास्ट का क्वेश्चन है। क्योंकि सेंसस देखिए इसको अगर आप क्या ऑपरेशन है, सेंसस क्यों है, दरअसल कोई भी सरकार जो चलती है उसके लिए उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, बहुत सारे आंकड़े जुटाए जाते हैं। 10 साल में एक बार मौका होता है, तो सरकार कोशिश करती है कि जिन भी आंकड़ों की जरूरत पड़ सकती है वो सारे आंकड़े जुटा लिए जाएं। उनमें से कुछ आंकड़ों का वो इस्तेमाल करती है, कुछ का नहीं करती है, लेकिन आंकड़े सारे जुटा लिए जाते हैं। इसी वजह से सेंसस ऑपरेशंस में यूएस में अगर आप देखेंगे तो सारी एथनिसिटीज़ के आंकड़े जुटाए जाते हैं, वाइट्स, ब्लैक्स, हिस्पैनिक्स, जिसको लैटिनोज बोलते हैं, एशियन अमेरिकन, इवन इलीगल माइग्रेंट्स के भी वो आंकड़े जुटाते हैं। मतलब कि जो देश में जो भी आदमी है वो किसी न किसी तरीके से गिना जाए, उसको कैटेगरीज में डाला जाए और उसके आंकड़े जुटाए जाएं। दिस इज द पर्पस ऑफ द सेंसस ऑपरेशंस ग्लोबली। तो भारत में भी जनगणना होती गई, 1931 तक के जनगणना के आंकड़े आपके पास हैं, उसमें कास्ट इनुमरेट हुआ। 41 ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया कि वो पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब आता है अगला एक पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट साल है 1951, इसमें सेंसस होना है। नई आज़ादी मिली है, नेहरू के लीडरशिप में एक मॉडर्न इंडिया का एक कुछ ड्रीम जैसा आता है कि हम एक मॉडर्न नेशन बनाएंगे। तो उस समय के जो पॉलिसी फ्रेम करने वाले हैं उन्होंने ये फैसला किया कि एज वी आर एंटरिंग इनटू अ मॉडर्न इंडिया एंड वी आर अडॉप्टिंग अ वेरी मॉडर्न मोड ऑफ गवर्नेंस, दैट इज डेमोक्रेसी, so let's hope and let's wish that caste will disappear or wither away, and for if that is going to happen, what we will do with caste data, so let's not enumerate caste. So that was the rationale, that was the logic, that was the argument from the Nehru government, that let's not enumerate caste as we are entering into a new phase in the life of nation, when these identities, these primordial primitive identities will not be required, and at least not for the governance. तो ये नहीं गिनते हैं, छोड़ देते हैं। फाइन। अब ये लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे फ्रेम के खिलाफ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी तो एबोलिश की गई है, लेकिन कास्ट को बहुत जगह कई आर्टिकल्स में स्वीकार किया गया है कि ये है, और कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में बहुत बार बार आता है, बार बार मतलब आपको ये डिबेट होता हुआ दिखता है। इवन आर्टिकल 16(4) जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसमें ये क्वेश्चन आता है कि सोशल ग्रुप्स को अगर अंडर रिप्रेजेंटेशन है और बैकवर्डनेस है तो उनको रिजर्व होना है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये चीज़ें हैं, आर्टिकल 340 है जिसमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए आपको प्रोविजंस करने हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे प्रोविजंस हैं तो बगैर आप कास्ट डाटा के इस क्वेश्चन को कैसे रिजॉल्व करना चाहते हैं? कास्ट डाटा के बगैर आप सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की पहचान कैसे करेंगे? आर्टिकल 340 का जो मैंडेट है, या अंडर रिप्रेजेंटेशन कैसे पता करेंगे अगर आपके पास डाटा नहीं है, जो आर्टिकल 16(4) का मैंडेट है।
तो खैर अब वो नई सरकार थी, नया उत्साह था, कुछ आधुनिक भारत बनाने चले थे लोग, तो कोशिश कर ली उन्होंने। लेकिन आप 2021 में बैठकर आपको मालूम है कि वो जो उनका विश था, या कोई देखे तो कह सकता है कि उनकी कनिंगनेस थी, कुछ भी रहा होगा, कास्ट रिफ्यूज टू विदर अवे फ्रॉम पब्लिक लाइफ एंड इट्स स्टिल पार्ट ऑफ आवर ऑलमोस्ट ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ, इट्स देयर, मतलब इट हैजंट गॉन अवे। सोच लिया तो चली जाएगी, जैसा कुछ नहीं हुआ, फाइनली ये है। तो नहीं देखने से बीमारी ठीक नहीं हुई, बीमारी शायद देखने से ठीक हो जाएगी। तो बीमारी को अगर आप देखेंगे ही नहीं, मुझे देखना है, खरगोश ने आंख बंद कर ली, तो इसलिए तो ऐसा नहीं है कि शेर उसको नहीं, बाघ उसको नहीं खाएगा या बिल्ली नहीं खाएगी, मतलब जो भी है। तो नहीं देखने का उन्होंने रास्ता चुना। एक क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ पर आपको दे दूँ कि ऐसा नहीं है कि कास्ट इनुमरेट होना बंद हो गया, क्योंकि उसी कॉन्स्टिट्यूशन में एससी और एसटी को आपको पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन देना था। ये पूना पैक्ट का जो आपका आदेश था, मैंडेट था, जो भी उसको कहाँ से आपका कंसेंसस बना था। तो इसलिए एससी और एसटी को का इनुमरेशन कभी बंद नहीं हुआ। कोई भारत में ऐसी सेंसस नहीं हुई जो कास्ट सेंसस नहीं है। 51 के बाद सिर्फ ये हुआ कि ओबीसीज और जिसको आप एक सवर्ण कास्ट, द्विज कास्ट या इंटरमीडिएट कास्ट बोलते हैं, नॉन ओबीसीज, उनके अलावा बाकी कास्ट इनुमरेट होती रही। तो एससीज एंड एसटीज इनुमरेट होते रहे, और बाकी कास्ट नॉट इनुमरेटेड कैटेगरी में चले आए। तो दो तरह का आपको कैटेगरी बन गई भारत में, एक जातियां जिनको गिना जाएगा, एक जाति जिनको नहीं गिना जाएगा। तो जाति जनगणना भारत में कहीं बंद नहीं हुई है। अभी भी आपको 2011 के सारे आपको शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन कितनी है, शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी है, उसमें डिफरेंट कास्ट की क्या पोजीशन है, किनका एजुकेशन कितना, ये सारा डाटा अवेलेबल है, आपने गवर्नमेंट ने वेबसाइट में डाल दिया है। तो इसका मतलब कास्ट की गिनती कभी बंद नहीं हुई है। ठीक है, तो अब सिर्फ ये है कि आप सेलेक्टिव हो गए, चलता रहा, ठीक है। आपको बहुत जरूरत पड़ी, फर्स्ट जो आपने फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया, काका कालेलकर कमीशन, तब उनको भी डाटा की जरूरत पड़ी। उसके बगैर उन्होंने एक रिपोर्ट वगैरह दे दी और ये भी कह दिया कि ये सब लागू करने की जरूरत नहीं। काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट बहुत अजीब रिपोर्ट है, फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। फिर 1979 आता है, जिसमें कि जनता पार्टी गवर्नमेंट सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाती, जिसको हम लोग पॉपुलरली मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। तो मंडल कमीशन ने काम शुरू किया, उनको ये काम दिया गया कि आप आइडेंटिफाई कीजिए और उनके डेवलपमेंट के उपाय सुझाइए। ये दो उनको काम दिया गया। ये फ्रेम है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब उसके आर्टिकल 340 के तहत ये कमीशन गठित हुआ। अब अध्यक्ष बने वीपी मंडल साहब, 5 मेंबर की कमेटी, बैठ गए साहब कि चलो पता करते हैं कि इनकी क्या पोजीशन है। अब पता करने निकले तो पता चला कि कुछ आंकड़ा तो है ही नहीं। सरकार से मांगा, आंकड़े दीजिए, सरकार ने कहा नहीं है। तो इन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे, मतलब फिर काफ़ी लेटर्स वगैरह मांगे गए, ये सब आप आर्काइव में मिल जाएगा काफ़ी कुछ आपको। तो उन्होंने कहा कि 31 का है, मतलब आप उससे काम चला लीजिए। तो 1931 का इनको सेंसस का डाटा प्रोवाइड कर दिया गया। इससे काम नहीं चल रहा था, क्योंकि उसके बाद आपका देश टूट चुका था, बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हो चुका था, लोग मरे थे और तमाम तरह की स्थितियाँ, अर्बनाइजेशन हुआ, फिर कुछ इंडस्ट्रियल सेंटर्स बने जहाँ आबादी तेजी से यहाँ से वहाँ चली गई, इस स्टेट से उस स्टेट, बहुत कुछ हो रहा था। तो 31 का डाटा उस तरह से बहुत ऑथेंटिक डाटा नहीं रह गया था। कुछ आपको सेंस मिल सकता है कि किस जाति की मोटे तौर पे क्या संख्या रही होगी किसी इलाके में जहाँ माइग्रेशन खास करके नहीं हुआ, बंगाल और पंजाब और उनको छोड़ के। तो बाकी जगह का एक मोटा अंदाजा तो मिलता है कि कितनी आबादी रही होगी, लेकिन एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलता है। और बाकी डाटा तो कतई नहीं मिलता। एजुकेशनल अटेनमेंट 1931 का डाटा आप क्या करेंगे आज की तारीख में कि एक्स कास्ट जो है वो उसका एजुकेशन कितना है और कितने इलिटरेट्स हैं। 1931 के सेंसस से तो इसको आप नहीं पता कर सकते हैं, चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। कितने के पास कच्चा मकान है, पक्का मकान है, इस डाटा का आप 1931 से क्या करेंगे, आप कैसे कोलेट करेंगे। तो ये प्रॉब्लम असल में आई। तो मंडल कमीशन ने कहा कि बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कैसे बनाए। फिर उन्होंने कुछ छोटे मोटे सर्वे कराए, कुछ सोशियोलॉजिस्ट वगैरह एंथ्रोपोलॉजिस्ट की मीटिंग की, सेमिनार कराया, लोगों से पिटीशन मांगे, खुद भी जाके थोड़ी बहुत इधर उधर स्टेट में गए, पता किया। एक उन्होंने मोटे तौर पर 52% ओबीसी पॉपुलेशन बता के उन्होंने उसकी लिस्टिंग कर दी कि ये जातियां जो हैं ये ओबीसीज में आती हैं रिपोर्ट के हिसाब से, और सरकार इसको लागू कर ले। और 41 सिफारिशें कर दी गई।
मोस्ट प्रॉब्ली 41 एग्जैक्ट नंबर मेरे पास होगा, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। तो रिपोर्ट सौंप दी उन्होंने। अब रिपोर्ट आ गई और फिर उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो फिर पड़ी रही रिपोर्ट उसी तरह से बहुत लंबे समय तक, उस पर कोई काम नहीं हुआ। फाइनली वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है और उन्होंने, मैं एक मिनट देख रहा हूँ टोटल कितनी सिफारिशें हैं मेरे अपने लिए भी, 40 और 40 के अंदर भी कई सब मतलब सेक्शंस हैं। 40 तो मोटे तौर पर 40 सिफारिशें हैं मंडल कमीशन की। तो वीपी सिंह ने उस मंडल कमीशन का एक सिफारिश की, सरकारी नौकरियों में 27% ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। इसको मंडल कमीशन की रिपोर्ट के एक सिफारिश वीपी सिंह ने लागू कर दिया। आप जानते हैं उसके देश में कितना बवाल मचा, मतलब दिल्ली शहर में 300-400 डीटीसी की बसें, सरकारी बसें जलाई गई, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जली। एक केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के घर में आग लगा दी गई। 12 या 13 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, कई लोगों को ज़बरदस्ती जला दिया गया। देश भर में, चंडीगढ़ बहुत बड़ा सेंटर था, वहाँ भी बहुत आगजनी हुई, मतलब हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। और अल्टीमेटली फिर कोर्ट वगैरह सब करते करते ये लागू हो गया मंडल कमीशन। उसका दूसरा सेक्शन, एक और सेक्शन 2006 में अर्जुन सिंह ने लागू कर दिया, जब हायर एजुकेशन ओबीसी रिजर्वेशन, तो ये हो गया। लेकिन मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पहले ही पन्ने पर कहा कि कास्ट डाटा के बगैर इस काम को करना बहुत मुश्किल था, उसकी ऑथेंटिसिटी भी उस तरह से थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक है। तो अगली जो भी जनगणना उसमें जाति जनगणना करा ली जाए। अब 1991 का समय था, लेकिन बीजेपी ने तब तक सरकार गिरा दी। मंडल यात्रा वगैरह, वही मंदिर यात्रा वगैरह निकाल दी, राम मंदिर यात्रा वगैरह, आपको पता है वो हिस्ट्री में, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बहुत अभी के ताज़ा इतिहास है। फिर 2001 का एक मौका था जब जाति जनगणना हो सकती थी। उससे ठीक पहले देवगौड़ा की सरकार थी, उन्होंने कैबिनेट से बाकायदा प्रस्ताव पारित करके भेज दिया कि हाँ जाति जनगणना करा लीजिए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जाति की जनगणना नहीं करा सकते, नहीं हो पाएगा। तो बीजेपी ने 2001 की जनगणना भी खराब कर दी, उन्होंने भी उसको भी वहाँ नहीं होने दिया, और इस तरह से 2001 भी निकल गया। फिर 10 साल बीते। 2011 में मौका था कि जाति जनगणना कराई जा सकती थी। उससे ठीक पहले 2010 में पार्लियामेंट में एक डिबेट होती है, 6-7 जून 2010 लोकसभा में। लगभग 40 स्पीकर हैं, सभी पार्टियां इस बात पर सहमत हो जाती हैं कि अब करा लेना चाहिए, बिकॉज वी हैव सो मेनी पॉलिसीज फॉर द ओबीसीज एंड अदर कास्ट कैटेगरीज, सो लेट्स हैव दैट डाटा। हम बगैर डाटा को कैसे बताएंगे कि किस स्टेट को ओबीसी फंड कितना दिया जाए, ओबीसी का आंकड़ा ही नहीं है। तो या ओबीसी डेवलपमेंट फंड में कितना पैसा डाला जाए, ओबीसी को कितनी स्कॉलरशिप दी जाए, ये सारे सवाल दिक्कत हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि सारे पार्टियों ने कहा कि करा लेते हैं। मनमोहन सिंह ने आश्वासन भी दे दिया, लेकिन उसमें प्रणब मुखर्जी थोड़ा खेल कर गए। प्रणब मुखर्जी उस समय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरपर्सन बनाए गए, जिसको इस पर विचार करना था, और उन्होंने कहा कि सेंसस हो जाने देते हैं, डिकेडल सेंसस, कास्ट अलग से इन्यूमरेट कर लेंगे। तो इस तरह से जाति का सवाल जो है वो जनगणना, जो डिकेडल सेंसस है, 10 साल की जनगणना है, उससे बाहर निकल गया, और इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस शुरू करा दिया। 3,500 करोड़ रुपए का बजट सेंक्शन कर दिया। अब वो जनगणना चलती रही, बीजेपी की सरकार के समय में वो जनगणना पूरी हुई 2015 में। अब बीजेपी का उस मौका था कि इस रिपोर्ट को जारी कर दे, लेकिन एक दिन अचानक अरुण जेटली आते हैं दिल्ली में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, ये रिपोर्ट हम जारी नहीं कर सकते हैं। एक कमेटी बनाई जाती है, अरविंद पनगड़िया कमेटी, नीति आयोग के डिप्टी चेयरपर्सन, ये देखेंगे, ये ठीक करेंगे। अब याद कीजिए कि 2016-17 का ये टाइम है, और चीज़ें फिर अरविंद पनगड़िया आए थे देश का इकॉनमी ठीक करने के लिए, और देश की इकॉनमी जब ठीक होते हुए नहीं दिखी, डिमोनेटाइजेशन वगैरह हो गया, तो अरविंद पनगड़िया भारत छोड़ के निकल लिया अपनी पुरानी नौकरी में। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बोले कि ये देश इनसे तो संभलेगा नहीं इकॉनमी, मैं तो वापस चला कोलंबिया पढ़ाने के लिए, अपनी नौकरी बचाता हूँ। तो चले गए साहब कोलंबिया, और जो जनगणना का काम उनको ठीक करना था उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई उस कमेटी की, और सरकार ने एक दिन घोषणा कर दी कोई रिपोर्ट जारी नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरा बीजेपी ने जनगणना को खराब किया, इसको आने नहीं दिया। और अब तीसरा जो 2019 इलेक्शन से पहले आप याद कीजिए, बीजेपी खास करके मोदी ने अपनी ओबीसी आइडेंटिटीज़ को बहुत अपफ्रंट किया कि मैं पिछड़ा माँ का बेटा हूँ, मुझे प्रियंका ने नीच बोल दिया, हाँ मैं नीच माँ का बेटा हूँ, पिछड़ी जाति का हूँ इसलिए नीच कहा गया, वगैरह वगैरह। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने अपनी जाति की पहचान को इतना ज़्यादा सामने लाया। तो नरेंद्र मोदी मतलब हर तीसरी मीटिंग में कहने लगा अचानक से कि मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूँ, वगैरह वगैरह। उसी समय राजनाथ सिंह ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगली सेंसस में हम ओबीसी की गिनती कराएंगे साहब।
आप लोग खुश हो जाइए। ओबीसी को मतलब एक आश्वासन दिया गया, लेकिन चुनाव बीत गया और उसके बाद बीजेपी ने अब अनाउंस कर दिया पार्लियामेंट में, नित्यानंद राय जो MOS होम हैं, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, उन्होंने कहा कि हम कास्ट की गिनती नहीं कराएंगे, सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की गिनती कराएंगे। अब हम यहाँ पर खड़े हैं। तो इस तरह से 3 जनगणनाएं ऐसी हैं जो बीजेपी खराब करने वाली है और इसकी वजह से पॉलिसीज़ में बहुत दिक्कत आने वाली है। अब इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, इस पूरे टॉक का आखिरी पार्ट, क्यों डर रही है? एक्चुअली बीजेपी का जो एक विराट हिंदू है, उसका जो ग्रेट एक हिंदू मतलब एक होलसम आइडेंटिटी है हिंदू की ना, वो कास्ट उसको एक तरह से उसमें फॉल्ट लाइंस जो हैं वो कास्ट है, वो क्लीवेजेज हैं, वो फ्रिक्शन के पॉइंट्स हैं जहाँ पर उनका विराट हिंदू कमज़ोर पड़ता है। हिंदू मुस्लिम बाइनरी में हिंदू और मुस्लिम इन दोनों का जब सवाल आता है तब हिंदू मजबूत हो जाता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एनालिसिस ऑफ कास्ट में बहुत साफ साफ लिखा है कि हिंदू सिर्फ तभी हिंदू है जब वो सामने मुसलमान हो, दंगा हो। ये एकमात्र कैटेगरी टाइम है जिस समय हिंदू हिंदू होता है, अदरवाइज वो अपने अपने जाति में तो वो अपने चूहे के बिल में अपना अपना मतलब अपना अपना रहता है। रैट वर्ड ये यूज्ड कि वो उसी तरह का है, मतलब उसका जो मतलब कॉमरेडशिप है उनकी, हिंदू कॉमरेडशिप, ये तभी आती है जब सामने मुसलमान हो और डर लगे, मतलब दंगा हो रहा हो। तो ये बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम इशू, इसलिए वो हमेशा कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम इशू को सामने रखती है। लव जिहाद हो, CNRC हो, वो कभी इसमें कश्मीर में भी मुसलमान देख लेती है, पाकिस्तान में भी मुसलमान देख लेती है, जबकि वो एक अलग देश है, मतलब फिर भी तो वो कभी गाय लिंचिंग कुछ ना कुछ, मतलब 3 तलाक, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोई ना कोई एक, कभी मंदिर, कभी काशी वगैरह। आप उसके सेंट्रल थीम के तौर पर बीजेपी में हिंदू मुस्लिम बाइनरी का कोई ना कोई टॉपिक हर समय ऊपर रहता है। तो इसमें बीजेपी को दिक्कत होती है। दरअसल कास्ट जब कोई टॉपिक के तौर पर सामने आता है तो उनको इसमें दिक्कत होती है, इसलिए बीजेपी का डर है और डर वाजिब है कि अगर वो सवाल आ गया तो फिर हिंदू जो है वो हिंदू नहीं रहेगा, वो 6000 जातियाँ होंगी और अपने अपने अधिकार मांगेंगी, जो एक डेमोक्रेसी में होना भी चाहिए कि अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ, अगर बहुत एक यूटिलिटेरियन रॉ आइडिया के तौर पे भी यूज़ करें, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ क्या, सबका लाभ होना चाहिए। तो सब मतलब अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ एक तरह से जो माइनॉरिटी राइट्स के खिलाफ है, ये आर्गूमेंट जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ है। तो फिर भी एक आर्गूमेंट के तौर पर अगर हम उसको ले भी लें कि अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ, तो ये अगर सवाल आ जाएगा तो फिर जातियाँ एक तरह से बहुत असर्ट करने लगेंगे कि हम कहाँ हैं जुडिशरी में, हम कहाँ हैं पावर इंस्टीट्यूशंस में, हम कहाँ हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में, ये सवाल उठने लगेंगे। तो बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी तरह से कास्ट का क्वेश्चन थोड़ा सतह के नीचे रहे, कारपेट के नीचे रहे, वो इस्तेमाल खूब करें, वो ओबीसी के मंत्री बनाएं और वो प्रधानमंत्री बाकायदा अनाउंस करे कि इतने हमने ओबीसी मंत्री बना दिए और इसको लोकसभा में लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया, और हमने पिछड़ों के लिए कितना किया। आज भी उन्होंने कुछ ट्वीट किया कि हमने पिछड़ों के लिए कुछ किया है। तो वो जितना कास्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं उतनी दूर तक तो कास्ट ठीक है, लेकिन कास्ट जब भी फॉल्ट लाइन के तौर पर, एक फ्रिक्शन पॉइंट के तौर पर, एक डिफ्रेंशिएटर के तौर पर सामने आता है, एक अलगाव के आइडेंटिटी के तौर पर सामने आता है, तब इनको दिक्कत हो जाती है। इसलिए उनका कास्ट का जो डर है बहुत वाजिब डर है, और कास्ट ने एक तरह से कई बार इनको परेशान किया भी है। खास करके साउथ में इनकी जो एंट्री नहीं बन पा रही है वो इसी वजह से। कर्नाटक में भी इनको लिंगायत एंट्री है, लिंगायत के बगैर बीजेपी वहाँ जीरो है। बीजेपी से अगर अभी एक कास्ट सिर्फ निकल जाए लिंगायत तो फिर बीजेपी के पास कुछ नहीं बचता है। इसलिए लिंगायत चीफ मिनिस्टर हटाया येदियुरप्पा को, तो दूसरा लिंगायत उन्होंने बोम्मई को बनाया। ये मतलब आप इसको समझिए कि बीजेपी वहाँ पे कास्ट पार्टी है जो बाकी कुछ कास्ट को जोड़ती है, वो हिंदू पार्टी उस तरह से है भी नहीं। तो ये जो बीजेपी का डर है ये बहुत वाजिब डर है, और इसी वजह से बीजेपी नहीं चाहती है कि जाति की जनगणना हो। हालांकि इस समय कम से कम 3 स्टेट असेंबलीज ने अपना रेजोल्यूशन पास करके भेज दिया है, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार ने, और लगभग सारी पार्टियां इस समय कह रही हैं कि कास्ट सेंसस कराई जाए। उसमें नवीन पटनायक से लेकर एक समय तृणमूल की ने भी कहा था, CPM ने भी कहा था 2010 की डिबेट में कि कास्ट इनोमरेशन होना चाहिए। तो एक लगभग नेशनल कंसेंसस अगर बीजेपी को आउट कर दें तो, लेकिन बीजेपी बड़ी पार्टी है, 300 से ज़्यादा मेंबर हैं, तो बाकी उनके बगैर कोई नेशनल कंसेंसस का कोई मतलब नहीं है। तो ये सिचुएशन है, यहाँ पर हम हैं, और इस बार बहुत ज़्यादा डिमांड है
बहुत सारे ओबीसीज के ऑर्गेनाइजेशन ये भी कह रहे हैं कि अगर कास्ट का कॉलम नहीं होगा तो हम जनगणना में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर ये करते हैं तो फिर जनगणना अपने आप में ही मतलब एक मतलब वो फिर जनगणना हुई ही नहीं मतलब माना जाएगा, उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत डाउटफुल हो जाएगी। तो ये कुल मिलाकर मामला है, और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझे क्योंकि नहीं दिख रहा है, और इस तरह के डिस्कशंस में क्वेश्चंस लेने का कोई प्रोविज़न भी नहीं, कोई तरीका भी नहीं है, मैं आपको ऐड भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मोटे तौर पर मुझे इस समय इस टॉपिक पर यही कहना है, और आप सब लोगों ने, इतने सारे लोगों ने एक साथ मुझे धैर्य के साथ सुना, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और स्पेशली आयशा का बहुत आभार कि उन्होंने इस इशू पर एक डिस्कशन रखा और मुझे बोलने के लिए बुलाया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ, और आप सब लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ मैं अपना ये जो मेरा वक्तव्य है इसको मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।